जय हिंद साथियों, मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमराय एसटीडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए लगातार क्लासें चल रही हैं, जिसमें अभी कुछ दिन हमारी क्लासें डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन अब आगे ये क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, जो कि आगे अब लगातार क्लासें हमारी चलेंगी। और ये आज हमारा हिंदी का 6वां प्रैक्टिस सेट होने जा रहा है। तो सभी साथी हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ अवश्य जुड़ें और अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करें। तो चलिए इसी के साथ अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा में कुल स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 11। और उन स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं। एक होता है हमारा ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऊ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन ए पश्च विव्रत, ऑप्शन बी अग्र संवृत, ऑप्शन सी अग्र विव्रत, ऑप्शन डी पश्च संवृत। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो पहले इसमें हम देखेंगे कि मुख के आधार पर स्वर के कितने भेद होते थे। तो मुख के आधार पर स्वर के कुल 4 भेद होते थे। कौन कौन से? संवृत, अर्ध संवृत, विव्रत और अर्ध विव्रत। तो ऊ किसके अंतर्गत आएगा? तो ऊ जो है हमारा आता है संवृत स्वर के अंतर। कैसे? संवृत स्वर की हमने एक ट्रिक बताई थी, सुई उई, यानी कि इसमें ऊ और ई वर्ड जो है ये संवृत स्वर के अंतर्गत आएंगे। ई उ और ऋषि ये जो है संवृत स्वर के अंतर्गत आएंगे। और जीव के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 होते हैं। कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? ई ए और ऋषि। मध्य स्वर में आता है हमारा आ, और पश्च स्वर में आ, उ, ओ और औ। ये वर्ड जो है पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का वर्ण है। तो ये है पश्च संवृत स्वर। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ऊ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी ई। तो इसमें ये बताना है कौन सा स्वर कंठ के माध्यम से बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ वर्ड जो है ये कंठ के माध्यम से बोला जाता है। आ और आ ये दोनों वर्ड कंठ के माध्यम से, ई और ई ये तालु के माध्यम से, ऊ और ऊ ये जो है ओष्ठ के माध्यम से बोले जाते हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन ए वीणा वादनी, ऑप्शन बी धूप, ऑप्शन सी पान,
ऑप्शन डी भार्गव। तो निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द को हम किस प्रकार से पहचानेंगे? जो भी शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं वो सभी योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इसमें देखिए वीणा वादनी जो है ये हमारा योग रूढ़ शब्द है। वीणा वादनी कैसा शब्द है? ये योग रूढ़ शब्द है क्योंकि ये एक विशेष अर्थ माता सरस्वती के बारे में दर्शाता है। इसी प्रकार से लंबोदर, गजानन, दशानन ये सभी क्या है? योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो महात्मा शब्द में कौन सा समास है? तो पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। महात्मा मतलब महान है जिसकी आत्मा। तो जहाँ पर विशेष और विशेषण के बारे में बताया गया हो तो वहाँ होता है हमारा कर्मधारय समास। तो महात्मा शब्द में कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए एरा, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी इरा। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के अंत में कोई शब्द जोड़ा जाए वह होता है हमारा प्रत्यय, और जो शब्द के पहले जोड़ा जाए उसे कहते हैं उपसर्ग। तो लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरा। लुटेरा में प्रत्यय है हमारा एरा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? ऑप्शन ए बापा, ऑप्शन बी बापती, ऑप्शन सी बपौता, ऑप्शन डी बपौती। तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा बपौती। क्या होगा? बपौती। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है रेखा ने भोजन कर ली है, ऑप्शन बी रेखा भोजन की ली है, ऑप्शन सी रेखा भोजन कर ली, ऑप्शन डी रेखा ने भोजन किया है। तो इन 4 विकल्पों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेखा ने भोजन किया है। यह एक शुद्ध वाक्य लिखा गया है। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, रामायण सुंदर रचना है। रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। तो जहाँ पर किसी के गुण या सौंदर्य की बात की जाए तो वहाँ होता है हमारा गुणवाचक
विशेषण, तो रामायण सुंदर रचना है। यहाँ पर सुंदर जो है किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दिए गए वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए, राधा ने गाय को चारा खिलाया। तो इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए, नाम धातु। ऑप्शन बी, द्वैकर्मक क्रिया। ऑप्शन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन डी, कृदंत क्रिया। तो राधा ने गाय को चारा खिलाया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वैकर्मक क्रिया। जहाँ पर दो कर्म दर्शाए जाएं वहाँ होती है द्वैकर्मक क्रिया। जैसे इसमें राधा क्या है, कर्ता। राधा ने गाय को, किसको, गाय को, एक तो कर्म हो जाएगा गाय को और दूसरा हो जाएगा चारा। क्यों, क्या खिलाया, चारा खिलाया। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 में द्वैकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है। कल्प वृक्ष का पर्याय कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, अमृतत्व। ऑप्शन बी, सुरतरु। ऑप्शन सी, पारिजात। ऑप्शन डी, कल्पतरु। तो इनमें से कौन सा कल्प वृक्ष का पर्याय नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्प वृक्ष का अमृतत्व पर्याय नहीं है। जबकि कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हो जाते हैं सुरतरु, देवतरु, कल्पतरु, पारिजात, कल्पद्रुम। ये सभी क्या है, कल्प वृक्ष के पर्याय हो जाते हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। यानी कि भूगोल का विलोम शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन ए, इतिहास। ऑप्शन बी, अंतरिक्ष। ऑप्शन सी, ध्रुवगोल। ऑप्शन डी, खगोल। तो भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है खगोल। इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, जन्मदिन। ऑप्शन बी, जन्मोत्सव। ऑप्शन सी, पुण्यतिथि। ऑप्शन डी, वार्षिकोत्सव। तो किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुण्यतिथि। जब किसी बड़े आदमी की वार्षिक तिथि, निधन की जो वार्षिक तिथि आती है उसे कहते हैं पुण्यतिथि। और किसी व्यक्ति के जन्म की जो वार्षिक तिथि आती है उसे कहते हैं जन्मदिन। और उसके जन्मदिन पर जो उत्सव मनाया जाता है उसे कहते हैं जन्मोत्सव। वार्षिकोत्सव, जो कोई उत्सव वर्ष में एक बार मनाया जाए तो उसे कहते हैं वार्षिकोत्सव। चलिए इस प्रकार प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए, व्याकरण। ऑप्शन बी, व्याकरणक। ऑप्शन सी, व्याकरणिक। ऑप्शन डी, व्याकरणी। तो जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसे कहते हैं व्याकरण। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा,
उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। तो इसमें क्या है? उसने टेढ़ी चाल चली, तो इसमें हो जाएगा कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। क्यों? यहाँ कर्ता का बोध हो रहा है, यहाँ कर्ता का बोध हो रहा है। किसने टेढ़ी चाल चली? उसने टेढ़ी चाल चली, तो उसने में जो है कर्ता का बोध हो रहा है। इस प्रकार से ये हो जाएगा कर्ता कारक। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए संतान, ऑप्शन बी सवारी, ऑप्शन सी भेड़िया, ऑप्शन डी बुलबुल। तो इन शब्द में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को पहचानने के लिए एक ट्रिक होती है कि उस शब्द के साथ मेरा या मेरी शब्द लगा के देखा जाए, तो जिसके साथ मेरा शब्द लगेगा वो हो जाएगा पुल्लिंग, और जिसके साथ मेरी शब्द लगेगा वह हो जाएगा स्त्रीलिंग। जैसे संतान, मेरी संतान, तो ये स्त्रीलिंग है। मेरी सवारी, ये भी स्त्रीलिंग है। मेरी भेड़िया, तो ये नहीं है। मेरी बुलबुल, तो ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भेड़िया जो है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो भेड़िया का स्त्रीलिंग क्या होगा? भेड़िए का स्त्रीलिंग होगा मादा भेड़िया। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, छंद का नाम बताओ। तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुँचाओ रामपुर तनु अवसान। तो इस छंद में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए बरवै, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी उल्लाला। तो इस छंद में कौन सा छंद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरवै छंद। तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें है बरवै छंद। बरवै छंद एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। तो इसलिए ये जो छंद है ये बरवै छंद का उदाहरण है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सुजान विनोद के रचनाकार हैं। सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी मतीराम। तो सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देव। सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव। देव की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे प्रेमचंद्र का कुशल विलास, भाव विलास, ये सभी देव की रचनाएं हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन ए संदिग्ध भविष्यत, ऑप्शन बी संदिग्ध भूत, ऑप्शन सी सामान्य भविष्यत, ऑप्शन डी संदिग्ध वर्तमान। तो राम खाता होगा ये किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध वर्तमान काल। ये जो है संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। संदिग्ध वर्तमान क्या होता है?
तो संदिग्ध वर्तमान उसे कहते हैं जिसमें क्रिया के होने में संदेह हो, उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे कोई आया तुमसे पूछा कि राम कहाँ है, तो तुम क्या कहोगे कि राम खाता होगा, लेकिन क्लियर तो नहीं है, संदेह है कि राम खाता होगा। तो इस प्रकार राम खाता होगा ये वर्ड जो है ये वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्न में से भाववाचक बताइए। भाववाचक बताना है। ऑप्शन ए तुम फूल तोड़ोगे, ऑप्शन बी अब चला जाए, ऑप्शन सी बच्चे खेल रहे हैं, ऑप्शन डी पुस्तक लिखी जाएगी। तो इनमें से किस वाक्य में भाववाचक का बोध हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है भाववाच्य का बोध हो रहा है। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। यानी कि इस वाक्य में कौन सा भेद है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी आज्ञावाचक वाक्य। तो नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो इसमें ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो नीली कमीज वाले छात्र को एक कलम दे दो, ये एक सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, अपने हाथ से स्वयं काम करो। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप होगा। इस वाक्य को शुद्ध रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। ऑप्शन ए अपना काम स्वयं करो, ऑप्शन बी अपने से अपना काम करो, ऑप्शन सी स्वयं से काम करो, ऑप्शन डी हाथ से अपना काम करो। अपने हाथ से स्वयं काम करो का शुद्ध वाक्य क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपना काम स्वयं करो। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन ए अनेक क्षेत्रों का अनुभव, ऑप्शन बी जीवन में स्थिरता का अभाव, ऑप्शन सी दर दर भटकना, ऑप्शन डी परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या है, अनेक क्षेत्रों का अनुभव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए दान के लिए सुपात्र न होना, ऑप्शन बी गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, ऑप्शन सी बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, ऑप्शन डी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ये छछूंदर के सिर पर चमेली के तेल के बराबर होता है। चलिए इसी के साथ अब अगले
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? ऑप्शन ए वात्सल्य रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी भक्ति रस। तो सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य रस। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में माता यशोदा और भगवान कृष्ण के बारे में बहुत ही अच्छा चरित्र चित्रण किया है, जिसमें उन्होंने माता यशोदा की ममता और वात्सल्यता को बड़ी ही मुखरता से मर्म स्पर्शी ढंग से व्यक्त किया है। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्न में रीतिकालिका कवि कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिंतामणि त्रिपाठी जो है ये रीतकाल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, महाकाव्य में होता है क्या होता है? ऑप्शन ए जीवन का खंड चित्रण, ऑप्शन बी जीवन का बृहत चित्रण, ऑप्शन सी दोहा छंद, ऑप्शन डी उत्साह छंद। तो महाकाव्य में क्या होता है? जीवन का बृहत चित्रण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं। चांद का मुंह टेढ़ा रचना के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी मुक्ति बोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुक्ति बोध। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं मुक्ति बोध। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, होरी किस उपन्यास का पात्र है? ऑप्शन ए प्रेमाश्रम, ऑप्शन बी सेवा सदन, ऑप्शन सी गबन, ऑप्शन डी गोदान। तो होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदान उपन्यास का पात्र है। ये सभी रचनाएं प्रेमाश्रम, सेवा सदन, गबन और गोदान किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, शकुंतला किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी अगस्त्य, ऑप्शन डी द्रोणाचार्य। तो शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र की पुत्री थी। शकुंतला किसकी पुत्री थी? तो ये गुरु विश्वामित्र की पुत्री थी। विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी शकुंतला।
इनकी कहानी महाभारत में बहुत ही विस्तृत ढंग से बताई गई है। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सी ज्ञान रंजन, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। तो मलबे का मालिक के रचनाकार हैं ऑप्शन ए मोहन राकेश। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? ऑप्शन ए सन 1995, ऑप्शन बी सन 1964, ऑप्शन सी सन 1966, ऑप्शन डी सन 1962। तो किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा था। उस युद्ध के मद्देनज़र ये साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। चलिए ये थे आज के हमारे कुल 33 क्वेश्चन। तो आप सभी को हमारे द्वारा तैयार किया गया कंटेंट ये कैसा लगा? अगर सभी साथियों को हमारे द्वारा तैयार किया गया कंटेंट पसंद आता है तो सभी लोग हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें तथा हमारे इस चैनल नगला ओमराय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो थैंक यू साथियों। इसी के साथ सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार, राधे राधे, राम राम।